नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। यह बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी हिंदी जो 9th 10th के लिए है, उसके लिए बेहद उपयोगी क्लास होगी। पीजीटी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि काव्य शास्त्र सब जगह पूछा जाता है और यह शून्य से शिखर तक पहुंचने वाली क्लास होगी। मात्र 5 क्लास में संपूर्ण काव्य शास्त्र को हम पढ़ लेंगे। आप सबके सिलेबस में हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी काव्य साहित्य, भाषा विज्ञान, व्याकरण, काव्य शास्त्र, राजभाषा आयोग, यह सब शामिल है। तो काव्य शास्त्र से शुरुआत किए हैं। कल का एक क्लास काव्य शास्त्र से संबंधित हो चुका है और 4 क्लास बाकी है। मात्र 5 क्लास में काव्य शास्त्र को ख़त्म कर देंगे। फिर एक एक करके आपके सिलेबस में जितनी भी विधाएं शामिल हैं उन सबको पढ़ लेंगे और यहाँ पे जो पढ़ लेंगे फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यह संपूर्ण काव्य शास्त्र मात्र 5 क्लासों में पढ़ लेंगे और यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप सबके साथ की हमें ज़रूरत है। आप सब साथ देंगे तो हम ऐसे ही मज़ेदार क्लास बनाते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले काव्य किसे कहते हैं? काव्य किसे कहते हैं? काव्य वह वाक्य रचना है जिसमें चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो जाता है, अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों के प्रभाव डालता है, कल्पना और मनोवेगों से अपना प्रभाव डालता है। छंदबद्ध रचना ही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। तो केवल यहाँ से पूछ देगा कि छंदबद्ध रचना क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है, तो नहीं। आजकल मुक्तक छंद में भी कविताएं रची जा चुकी है। मुक्तक छंद के प्रणेता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। IMP लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रस युक्त वाक्य ही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, काव्य के भेद। काव्य के कुल कितने भेद होते हैं? काव्य के कुल कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद माने गए हैं। पहला है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य किसे कहते हैं? तो जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद की प्राप्ति किया जाए वह श्रव्य काव्य होता है। चाहे पढ़ लें किसी बुक में या कहीं से हम काव्य सुन लें, जैसे गाने वाने सुनते हैं ना, उसे ही क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य के भी 2 भेद माने गए हैं, एक प्रबंध काव्य, एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य वह काव्य कहलाता है जिसका कथा श्रृंखलाबद्ध होता है। प्रबंध काव्य वह काव्य कहलाता है जिसका कथा श्रृंखलाबद्ध होता है। जैसे रामचरितमानस को ले लीजिए, पद्मावत को ले लीजिए, साकेत को ले लीजिए, यह सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के भी 2 भेद माने गए हैं, एक महाकाव्य, एक खंड काव्य। प्रबंध काव्य में भी 2 भेद माने गए हैं, एक है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य। महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य में किसी महान पुरुष के समस्त जीवन की कथा होती है। यह देखिए क्लास शून्य से शिखर तक है। क्लास शुरू में आसान प्रश्नों को देख के ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ आसान है, ये तो हमको आता है। कभी कभी आसान प्रश्नों से ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे शून्य से शिखर तक छोटे से शुरुआत करते, जब वो क्लास काव्य शास्त्र स्टार्ट किए हैं तो शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। तो महाकाव्य किसे कहते हैं? तो महाकाव्य में किसी महान पुरुष के समस्त जीवन की कथा होती है।
इसकी कथा साहित्य प्रसिद्ध होती है। इसकी कथा इतिहास में प्रसिद्ध होती है, ऐतिहासिक कथा होता है। इसका नायक उदात्त चरित्र वाला होता है, धीर वीर गंभीर होता है। कोई भी महाकाव्य उठा लीजिए, उसका नायक मेन होता है। नायक पर ही पूरा महाकाव्य लिखा जाता है। उसके जीवन में जितनी घटनाएं घटती है उसको लेखबद्ध करना ही क्या कहलाता है? महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य में श्रृंगार शांत और वीर में से कोई एक रस प्रधान होता है, शेष रस गौण होते हैं। तो महाकाव्य में क्या, या तो श्रृंगार रस की प्रधानता रहेगी, जैसे नायक नायिका संबंधी काव्य लिखे जाता है, या शांत रस की प्रधानता रहेगी, या वीर रस का, या तो एक वीर पुरुष के को लेकर आधार बनाकर महाकाव्य लिखा जाएगा, या तो एक शांत चित्त पुरुष को लेकर जैसे राम जी हैं, या तो श्रृंगार रस जैसे जायसी ने पद्मावत में राजा रत्न सेन को लेके लिखा है। तो बाकी रस गौण होते हैं, लेकिन इन तीन रसों में से किसी एक रस की प्रधानता होती है। यह महाकाव्य की विशेषता है। महाकाव्य की विशेषता में यह सब कुछ लिए जाते हैं। तो इसको और किसी का भी क्लास आप देखिए, पेन कापी लेकर जरूर बैठिए। और यह कई सारे महत्वपूर्ण पुस्तकों का कलेक्शन है, उसमें से एक एक शब्दों को छाँट छाँट के लिया गया है। तो ये नोट से ही समझिए और आप कलम कापी लेकर बैठिए। जो आप लोगों को इस क्लास से अच्छा लगे उसको नोट डाउन कीजिएगा। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। 8 सर्ग से कम नहीं होते हैं महाकाव्य में। नेक्स्ट देखते हैं खंड काव्य। दूसरा है खंड काव्य। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य खंड काव्य। तो खंड काव्य दूसरा है खंड काव्य। खंड काव्य भी प्रबंध काव्य का ही एक भेद होता है। खंड काव्य क्या होता है? प्रबंध काव्य का ही एक भेद होता है। इसमें जीवन की किसी एक घटना का मार्मिक अनुभूति का पूर्णता के साथ चित्रण किया जाता है। जैसे महाकाव्य में एक नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है, लेकिन खंड काव्य में किसी एक पक्ष को लेकर चित्रण किया जाता है। खंड काव्य जीवन का न तो खंडित चित्र है, न महाकाव्य का अंश होता है। यह सीमित आकार में स्वतः पूर्ण होता है। यह महाकाव्य का अंश नहीं होता है, और न ही कोई खंडित चित्रण होता है जिसे खंड काव्य कहते हैं। यह अपने आप में पूर्ण होता है, लेकिन किसी एक भाग को लेके पूर्णता के साथ वह रचना किया जाता है खंड काव्य। खंड काव्य के उदाहरण पंचवटी प्रसंग हो गया, जयद्रथ वध हो गया, नहुस हो गया, सुदामा चरित्र हो गया, मिलन हो गया, पथिक हो गया। अब देखिए महाभारत को ले लीजिए, महाकाव्य है, तो उसमें से देखिए सुदामा चरित्र उसमें भी है, लेकिन सुदामा चरित्र इसमें परिपूर्ण रूप से लिखा गया है, विस्तार रूप से। तो यह खंड काव्य के उदाहरण है। और एक आता है लास्ट में मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य आता है। मुक्तक काव्य में एक अनुभूति, एक भाव और एक ही कल्पना का चित्रण होता है। मुक्तक काव्य की भाषा सरल व स्पष्ट होती है। यह मुक्तक काव्य की विशेषता है। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद स्वयं में पूर्ण होता है तथा पूर्वोपर संबंध से मुक्त होता है। बिहारी सतसई के दोहे, कबीर की साखियाँ मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। बिहारी के दोहे किस में आते हैं? मुक्तक काव्य में, क्योंकि यह सबको देखिए सबको संबोधित करके जो काव्य रचना किया जाए वह मुक्तक काव्य होता है। किसी नायक के एक पक्ष का चित्रण नहीं किया जाता है। मुक्तक काव्य में सबके बारे में वह ज्ञान दिया गया है। कबीर के दोहे ले लीजिए, बिहारी के दोहे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर वह नहीं लिखा गया है, वह सब मानव जाति के ऊपर लिखा गया है। कबीर के दोहे या साखी या बिहारी के सतसई। मुक्तक काव्य के भी 2 भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। मुक्तक काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यह ऐसे करके संपूर्ण काव्यों को मात्र 5 क्लास में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद भाषा विज्ञान की शुरुआत करेंगे।
एक एक करके आपके सिलेबस से जितनी भी विधाएं हैं हम विस्तार पूर्वक उसको पढ़ेंगे। आप लोग साथ बनाए रखिएगा। तो पाठ्य मुक्तक मुक्तक किसे कहते हैं? मुक्तक काव्य के दो भेद, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। तब पाठ्य मुक्तक को विस्तार में पढ़ते हैं। पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है। पाठ्य समझ लीजिए। तब पाठ का होता है, पाठ कोई विषय का ही पाठ होता है। तब पाठ्य पुस्तक में विषय की प्रधानता होती है। प्रसंगानुसार भावानुभूति व कल्पना का चित्रण होता है तथा किसी विचार या रीति का भी चित्रण होता है। यह मुक्तक पाठ्य मुक्तक की विशेषता है। गेय मुक्तक किसे कहते हैं? तो इसे गीत या प्रगीत काव्य भी कहते हैं। इसमें एक भाव प्रवणता, सौंदर्य बोध, अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता, लयात्मकता की प्रधानता होती है। देखिए एक गेय मुक्तक की विशेषता है। गेय मुक्तक की विशेषता भी पूछ लेगा कि गेय इनमें से दे देगा 4 ऑप्शन बना के कि इनमें से कौन सा गेय मुक्तक की विशेषता नहीं है या है। इनमें से ये पांचों चारों में से कोई एक दे देगा, एक को गायब कर देगा, कोई 3 दे देगा। भाव प्रवणता, गीत मुक्तक या गेय मुक्तक की विशेषता है सौंदर्य बोध, अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता और लयात्मकता की प्रधानता होती है। सॉरी, कभी कभी बोलते जबान लड़खड़ा जाती है। काव्य शास्त्र किसे कहते हैं? वहाँ पे था कि काव्य किसे कहते हैं, यहाँ पे है कि काव्य शास्त्र किसे कहते हैं। तो काव्य और साहित्य के दर्शन को करने वाले काव्य विज्ञान को काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य और साहित्य के दर्शन को करने वाले काव्य के विज्ञान को क्या कहते हैं? काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य में तो वो होता है मनोभावों का चित्रण होता है, भाव की प्रधानता होती है। लेकिन काव्य शास्त्र क्या है कि काव्य और साहित्य इसमें दोनों का दर्शन होता है कि एक साहित्य के रूप में जिस काव्य को लिखा जाए उसे काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य और साहित्य के दर्शन को कराने वाले काव्य को विज्ञान को काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य शास्त्र के पुराने नाम अलंकार शास्त्र है। काव्य शास्त्र पूछेगा काव्य शास्त्र का पुराना नाम क्या है, तो अलंकार शास्त्र है। और अलंकार शास्त्र के प्रणेता कौन है? भामा है। काव्य साहित्यिक दर्शन तथा काव्य के विज्ञान को काव्य शास्त्र कहा जाता है। काव्य के साहित्यिक दर्शन तथा काव्य के विज्ञान को काव्य शास्त्र कहा जाता है। काव्य शास्त्र काव्य और साहित्य का दर्शन तथा विज्ञान है। यह काव्य संकृतियों के विश्लेषण के आधार पर समय समय पर उद्भावित सिद्धांत की ज्ञान राशि है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र से अभिप्राय मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र से है। भारतीय काव्य शास्त्र का अभिप्राय क्या है? तब मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र से है। संस्कृत साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में यह सारी काव्य शास्त्र के बारे में परिभाषाएं हैं। काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन कराने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहा जाता है। इसमें काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, गुण दोष आदि विवेचन किया गया होता है। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द का प्रचलन हो गया है। अब काव्य को काव्य साहित्य कहा जाता है, काव्य नहीं। तो आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द का प्रचलित हो गया है। ऐसे में काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा है। आगे चलते हैं। काव्य शास्त्र में मुख्य संप्रदायों की संख्या 6 मानी गई है। काव्य शास्त्र में मुख्य संप्रदायों की संख्या कितनी मानी गई है? 6 मानी गई है। पहला रस संप्रदाय, दूसरा अलंकार संप्रदाय, तीसरा रीति संप्रदाय, चौथा वक्रोक्ति संप्रदाय, पांचवा ध्वनि संप्रदाय और छठवां है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय तो औचित्य संप्रदाय 6 माना गया है। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति या गुण संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय।
रस संप्रदाय के प्रणेता कौन है? भरत मुनि है। भरत मुनि है। अलंकार संप्रदाय के प्रणेता भामा है। रीति संप्रदाय के तो छठवा है औचित्य संप्रदाय। रस संप्रदाय के भरत मुनि है। अलंकार संप्रदाय के भामा है और रीति संप्रदाय के वामन है। वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन है और औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र है। तो यह काव्य शास्त्र के मुख्यतः 6 संप्रदाय हैं: रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। इन सबके यह मानने वाले हैं। पहला देखते हैं, इन संप्रदायों ने अपने नाम के अनुसार तत्व वे गुण काव्य की आत्मा अर्थात मुख्य प्राण स्वीकार किए हैं। तो पहला है रस संप्रदाय। अब इन एक संप्रदाय को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। रस संप्रदाय के मुख्य आचार्य भरत मुनि हैं, 2वीं शताब्दी, जिन्होंने नाट्य रस का ही मुख्यतः विश्लेषण किया था। भरत मुनि का समय क्या है? 2वीं शताब्दी है। इन्होंने नाट्य रस की ही मुख्यतः विश्लेषण किया था और उस विवरण को अवान्तर आचार्यों ने काव्य रस के लिए प्रमाणित माना। दूसरा है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य भामा है। 6वीं शताब्दी पूर्वार्ध इनका समय है। दंडी का समय, दंडी भी अलंकारवादी है। देखिए, भामा का समय भरत मुनि का 2वीं शताब्दी, भामा का 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, और दंडी भी अलंकारवादी आचार्य हैं तो 7वीं शताब्दी इनका समय है। उद्भट भी अलंकारवादी हैं तो 8वीं शताब्दी इनके हैं। रुद्रट भी अलंकारवादी हैं तो 9वीं शताब्दी इनका समय है, 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। इस मत में अलंकार ही काव्य की आत्मा माना गया है। इस शास्त्र के इतिहास में यह संप्रदाय प्राचीनतम तथा व्यापक प्रभावपूर्ण अंगीकृत किया गया है। ये सबसे पुराना संप्रदाय कौन है? तो अलंकार संप्रदाय है। अब वैसे प्रथम पूछेगा तो रस संप्रदाय। नेक्स्ट है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वामन है। इनका समय काल 8वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। तो यह शताब्दी कई सारे बुकों का यह कलेक्शन है। इसमें सब कुछ एक जगह सारा मटेरियल आप सबको मिल जाएगा और यह क्लास जो ले गया बीपीएससी में, उसे काव्य शास्त्र से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखिए, वामन का समय 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना गया है, जिन्होंने अपने काव्यालंकार सूत्र, तो काव्यालंकार सूत्र वृत्ति किसका ग्रंथ है? तो यह वामन का है। तो काव्यालंकार सूत्र में रीति को स्पष्ट शब्दों में काव्य की आत्मा माना है। जैसे लिखे हैं, वामन की परिभाषा है रीतिरात्मा काव्यस्य, मतलब रीति ही काव्य की आत्मा है। दंडी भी रीति संप्रदाय से संबंधित है। दंडी ने रीति के उभय प्रकार माने हैं। उभय माने 2 प्रकार माने हैं। दंडी ने रीति के 2 प्रकार माने हैं, वैदर्भी रीति और गौड़ीय रीति की अपने काव्यादर्श किसकी रचना है? तो दंडी की रचना है में बड़ी मार्मिक समीक्षा की है, परंतु उनकी दृष्टि में काव्य में अलंकार ही प्रमुखता रखती है। देखिए, दंडी अलंकार को प्रमुख मानते हैं, लेकिन रीति को भी अपने काव्य में काव्यादर्श पुस्तक में वैदर्भी रीति और गौड़ीय रीति का विस्तृत रूप से विवेचन किए हैं, वर्णन किए हैं। चौथा है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय की उद्भावना का श्रेय कुंतक को जाता है। कुंतक का समय क्या है? 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। कुंतक का समय 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है।
जिन्होंने अपने वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा या जीवित स्वीकार किया है। देखिए, दंडी ने वामन ने रीतिरात्मा का बच्चा और यह वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माने हैं कुंतक ने। नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन का समय क्या है? 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। इन्होंने अपने युगांतरकारी ध्वन्यालोक किसका ग्रंथ है? तो आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक में किया था। इसका प्रतिष्ठापन किया था। आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में ध्वनि संप्रदाय का प्रतिष्ठापन किया था। अभिनव गुप्त भी ध्वनि संप्रदाय से संबंधित हैं। इनका समय 10वीं शताब्दी है। ध्वन्यालोक लोचन टीका। अभिनव गुप्त में ने क्या लिखा? ध्वन्यालोक लोचन टीका। ध्वन्यालोक पर इसका टीका लिखा ध्वन्यालोक लोचन के नाम से। मम्मट भी ध्वनि संप्रदाय से संबंध रखते हैं। इनका समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। और रुय्यक भी ध्वनि संप्रदाय से संबंध रखते हैं। इनका समय 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। हेमचंद्र भी इससे संबंध रखते हैं ध्वनि संप्रदाय से। 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का समय काल माना जाता है। और पीयूष बरसिमेघ जयदेव को कहा जाता है, तो जयदेव भी ध्वनि संप्रदाय से संबंधित हैं। 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय काल माना जाता है। विश्वनाथ कविराज भी ध्वनि संप्रदाय से संबंधित हैं। इनका समय काल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। पंडित राज जगन्नाथ भी ध्वनि संप्रदाय से संबंधित आचार्य हैं। इनका समय काल 17वीं शताब्दी का मध्य माना जाता है। इसी संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं ये सब ध्वनि संप्रदाय के। 6वां है और यह लास्ट संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र का समय काल 11वीं शताब्दी का मध्यकाल माना जाता है। इन्होंने भरत, आनंदवर्धन आदि प्राचीन आचार्यों के मत को ग्रहण कर काव्य में औचित्य तत्व को प्रमुख तत्व से अंगीकार किया तथा इसे स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया। अलंकार शास्त्र इस प्रकार लगभग 2 सहस्त्र वर्षों से काव्य तत्वों की समीक्षा करता आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। इन संप्रदायों ने अपने नाम के अनुसार वे गुण काव्य के लक्षण देखते हैं। काव्य कवि द्वारा जो कार्य संपन्न हो उसे काव्य कहते हैं। काव्य किसे कहते हैं? तो कवि द्वारा जिस कार्य को संपन्न किया जाए उसे क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। जो कवि ही उस कार्य को कर सकता है और कोई नहीं। जैसे किसान खेती का काम कर सकता है। लक्षण क्या है? काव्य लक्षण को पढ़ रहे हैं। किसी वस्तु अथवा विषय के असाधारण अर्थात विशेष धर्म के विषय में कथन करना उसका लक्षण कहलाता है। किसी वस्तु या अथवा विषय के बारे में असाधारण रूप से, साधारण नहीं असाधारण रूप से या विशेष रूप से उस विषय के बारे में कथन करना ही क्या कहलाता है? उसका लक्षण कहलाता है। जैसे किसी का लक्षण क्या होता है? किसी का लक्षण ज़्यादा घूमना होता है, किसी का लक्षण ज़्यादा पढ़ना होता है। तो हर एक लक्षण के व्यक्ति पाए जाते हैं। वैसे ही काव्य के विशेष लक्षण, जिस कविता के विशेष लक्षण को असाधारण लक्षण का कथन किया जाए वही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। काव्य की व्युत्पत्ति। काव्य शब्द कवि में य प्रत्यय के योग से बना है। काव्य किससे बना है? तो कवि में य प्रत्यय जुड़ा है। कवि में य प्रत्यय जुड़ा है, उसके मिलने से क्या बना है? काव्य है। इसीलिए कवि ही काव्य को वर्णित करता है। बना है जिसका अर्थ होता है कवि का कार्य या कर्म। काव्य मतलब कवि का कर्म। काव्य का लक्षण का तात्पर्य है काव्य का स्वरूप, काव्य का अर्थ, काव्य की परिभाषाएं काव्य का लक्षण कहलाती है। काव्य के लक्षण, काव्य का अर्थ लिख दें, काव्य की परिभाषा, वही काव्य का क्या है?
लक्षण है। उसका स्वरूप काव्य लक्षण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। काव्य लक्षण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पूछेगा काव्य लक्षण को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो काव्य को 3 लक्षण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, पाश्चात्य आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भक्तिकालीन रीतिकालीन आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण और दूसरा है आधुनिक आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। आगे पढ़ते हैं। काव्य लक्षण को 3 भागों में, एक तो संस्कृत आचार्यों ने काव्य के लक्षण दिए हैं, दूसरा हिंदी आचार्यों ने, तीसरा पाश्चात्य आचार्यों ने। तो हिंदी के आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो हिंदी आचार्य दिए हैं उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक भक्तिकालीन रीतिकालीन आचार्य द्वारा दिए गए काव्य लक्षण और एक आधुनिक काल के आचार्य द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण संस्कृत आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अग्नि पुराणाकार या अग्नि पुराण के रचयिता अज्ञात हैं, इसीलिए अग्नि पुराण कहा गया है। अग्नि पुराणकार या इसके रचयिता अज्ञात हैं, ज्ञात नहीं है कि अग्नि पुराण के लेखक कौन है। अग्नि पुराणाकार कहा गया है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण सबसे पहले अग्नि पुराण में मिलता है। अब पूछेगा काव्य का लक्षण सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो अग्नि पुराण में मिलता है। अग्नि पुराण में क्या कहा गया है, संक्षेपाद्वाक्यमिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरत अलंकारम गुणवदोषम वर्जितम। अर्थ, इसका अर्थ देख लेते हैं। इष्ट अर्थ को संक्षेप में व्यक्त करने वाली औचित्य पदावली काव्य है। काव्य कुछ अलंकारों एवं गुणों से युक्त होता है, उसके लिए दोष वर्जित है। यह अग्नि पुराण में काव्य से संबंधित परिभाषा दिया गया है। आगे देखते हैं। दूसरे हैं भरत मुनि। पहले नंबर पर कौन थे, अग्नि पुराण थे। अग्नि पुराण में ही सर्वप्रथम काव्य लक्षण प्राप्त होता है। दूसरे हैं भरत मुनि। भरत मुनि का समय 2री से 3री शताब्दी है। इनका प्रमुख रचना क्या है, नाट्य शास्त्र। काव्य के लक्षणों पर विचार करने वाले पहले आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित नाट्य शास्त्र में नाट्य को ही साहित्य या काव्य माना जाता है। राजशेखर ने नाट्य को पंचम वेद कहा है। अब नाट्य शास्त्र को पंचम वेद किसने कहा है, तो राजशेखर ने कहा है। पूछ देगी, IMP लगा दिए। कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि राजशेखर किसने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है, तो वह राजशेखर ने। हालांकि भारत ने स्पष्टतः किसी काव्य लक्षण का उल्लेख नहीं किया है। भरत मुनि ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले 36 लक्षणों का वर्णन किया है। तो पूछेगा भरत मुनि ने कितने लक्षणों का वर्णन किया है अपने नाट्य शास्त्र में, तो 36 लक्षणों का वर्णन किया है। काव्य की प्रशस्ति इस प्रकार है। अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, अर्थात अर्थ और क्रिया से युक्त रचना क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। यह काव्य की परिभाषा है। अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, अर्थात अर्थ और क्रिया से युक्त रचना क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम संपूर्ण काव्य शास्त्र को मात्र 5 क्लासों में ख़त्म करेंगे। उसके बाद शुरू होगा भाषा विज्ञान। आचार्य भामा का समय 6वीं शताब्दी है। आचार्य भामा का समय कब है, 6वीं शताब्दी है। इनके रचना ग्रंथ कौन है, काव्य अलंकार। तो इसमें क्या लिखे हैं, काव्य की लक्षण की परिभाषा देते हुए, शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव या सहभाव को काव्य कहते हैं। आचार्य भरत शब्द और अर्थ के सामंजस्य पर बल देते हैं, अर्थात कविता न हो तो शब्द चमत्कार हो जाता है और न केवल अर्थ का सौष्ठव है। आचार्य दंडी का समय 8वीं से 9वीं शताब्दी है।
इनकी रचना प्रमुख रचना काव्यादर्श है। काव्यादर्श दंडी की रचना है। काव्यादर्श में इन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, शरीरम तावदृष्टाय व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम तावदृष्टाय व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ से युक्त अवच्छिन्न पदावली उसका शरीर मात्र है। यह दंडी द्वारा दिया गया परिभाषा है। नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य वामन। आचार्य वामन का समय 8वीं शताब्दी है। इनका रचना ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। इसमें काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में इन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, गुण अलंकार कृत्यो शब्दार्थो काव्यम शब्दों विद्यते। अर्थात गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही क्या होता है, काव्य होता है। 6वां है आचार्य आनंदवर्धन। इनका समय है 9वीं शताब्दी। आनंदवर्धन का समय क्या है, 9वीं शताब्दी। इनका रचना है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है, आनंदवर्धन है। जब हमारे कान में प्यारी सी ध्वनि सुनाई देती है तो हमें आनंद आता है। ये ध्वनि संप्रदाय से संबंधित आचार्य आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक में काव्य की परिभाषा दिया है, शब्दार्थम शरीरम तावत् काव्यम। शब्दार्थम शरीरम तावत् काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वही क्या है, काव्य है। आनंदवर्धन सहृदयाली शब्दार्थ मत्यमेव काव्य लक्षणम। यह आनंदवर्धन की परिभाषा है काव्य शास्त्र के संबंध में। अर्थात सहृदय के हृदय को आह्लादित करने वाला और शब्द अर्थ से युक्त क्या है, काव्य है। जो सहृदय के साथ साथ हृदय को भी आह्लादित करता हो। जो सहृदय माने जो सुनता हो, श्रोता को क्या कहते हैं, सहृदय। सहृदय के साथ साथ हृदय माने जो बोलता है, वक्ता को भी आह्लादित करता हो या प्रसन्न करता हो और शब्द अर्थ से युक्त हो, वही क्या है, काव्य है। नेक्स्ट है आनंदवर्धन काव्यात्मा ध्वनि शब्दार्थम शरीरम तावत् काव्यम। यह आनंदवर्धन की परिभाषा, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है, शब्द और अर्थ उस काव्य में शरीर है। भोजराज ने का समय कब है, 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। इनकी रचना क्या है, सरस्वती कंठाभरण। राजा भोज की रचना क्या है, सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रसाद, दो रचना कौन है, किसकी है, राजा भोजराज की है, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रसाद। इसमें यह लिखे, निर्दोषम गुणवत्त काव्यम अलंकारेण अलंकृतम रसविंतम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीचिम च विंदति। अर्थात काव्य दोषों से रहित का गुणों से युक्त एवं अलंकारों से अलंकृत होता है। रस से युक्त वह काव्य कवि की कीर्ति और प्रीति को बढ़ाने में सहायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं आचार्य रुद्रथ का समय कब है, 9वीं शताब्दी का प्रथम भाग है। इनका रचना क्या है, काव्यालंकार। एक काव्यालंकार में रुद्रथ जी लिखते हैं, ननु शब्दार्थो काव्यम। मतलब अर्थात निश्चित शब्द और अर्थ से युक्त रचना ही क्या है, काव्य है। अर्थात निश्चित शब्द और अर्थ से युक्त रचना ही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। आचार्य कुंतक का समय कब है, तो आचार्य कुंतक 10वीं शताब्दी के मध्य भाग के हैं। इनकी रचना क्या है, वक्रोक्ति जीवितम। इसमें इन्होंने लिखा है काव्य की परिभाषा, शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्यम तदिद्धाय कारिणी। अर्थात कवि की वक्र या श्रेष्ठ प्रतिभा से उत्पन्न वह कार्य जो शब्द और अर्थ से युक्त हो,
बंधनों से में व्यवस्थित होता हो वह काव्य है तथा वह विद्वानों को आनंद देने वाला है। यह किसका कथन है? तो यह आचार्य कुंतक का कथन है। यह वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अब वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है। नेक्स्ट देखते हैं 10वां है आचार्य मम्मट। इनका समय क्या है? 11वीं शताब्दी है। इनका रचना क्या है? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश रचना किसका है? तो आचार्य मम्मट का है। इस काव्य प्रकाश में इन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, तद दोषौ शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः क्वापि। पुनः क्वापि आचार्य मम्मट। मम्मा पुनः पुनः क्वापि, बार बार क्रोध करती हैं। इसे आप याद कर लीजिए। अर्थात वह काव्य जो दोषों से रहित हो, शब्द और अर्थ से युक्त हो, गुणों से रहित युक्त तथा कभी अलंकार से भी रहित हो, वही क्या है? काव्य है। आचार्य भागवत। आचार्य भागवत का समय क्या है? 1121 से 1266 इनका रचना काल है। वाग्यभट्टालंकार इनका ग्रंथ का नाम है। वाग्यभट्टालंकार। इन्होंने इसमें यह काव्य की परिभाषा दिया है, साधु शब्दार्थ संदर्भ गुण अलंकार विभूषितम स्फुटरीति रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्तिये। श्रेष्ठ शब्दार्थ गुण एवं अलंकारों से सुशासित रीति एवं रस से युक्त रचना क्या है? काव्य है। ऐसा काव्य कवि की कीर्ति करने वाला होता है। यह किसका मानना है? तो आचार्य भागवत का। 12वां है आचार्य हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र का समय क्या है? 12वीं शताब्दी है। इनका रचना क्या है? काव्यानुशासन। काव्यानुशासन IMP लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। हेमचंद्र का रचना क्या है? काव्यानुशासन। यह 12वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इस रचना में काव्यानुशासन रचना में उन्होंने काव्य की परिभाषा दिया है, अदोषौ सगुणौ अलंकारो च शब्दार्थो काव्ययम्। अर्थात दोषों से रहित, गुणों, अलंकारों और शब्दों एवं अर्थ से युक्त रचना ही क्या है? काव्य है। आचार्य जयदेव। आचार्य जयदेव का समय 13वीं शताब्दी है। आचार्य जयदेव का समय 13वीं शताब्दी है। इनका रचना क्या है? चंद्रालोक। चंद्रालोक किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। चंद्रालोक में इन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, निर्दोषो लक्षणवती शरीरिति गुणविभूषिता सालंकार रसानेकम वृत्तिवार्क काव्ययम भ्रकी। अर्थात दोष रहित, लक्षणा रीति युक्त, गुण युक्त, अलंकार सहित, रस युक्त, कृति युक्त रचना क्या है? काव्य है। दोष रहित, लक्षणिक, रीति युक्त, गुण युक्त, अलंकार सहित, रस युक्त, वृत्ति युक्त रचना क्या है? काव्य है। नेक्स्ट देखते हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ का समय क्या है? 14वीं शताब्दी। इनका रचना क्या है? साहित्य दर्पण। IMP लगा लीजिए, जहाँ भी IMP लिख रहे हैं जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आचार्य विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी। इनकी रचना साहित्य दर्पण है। साहित्य दर्पण में इन्होंने काव्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अर्थात रसयुक्त बात की क्या है? काव्य है। नेक्स्ट देखते हैं पंडित राज जगन्नाथ। इनका समय भी 17वीं शताब्दी है। इनका समय क्या है? 17वीं शताब्दी है। इनका रचना क्या है? तो रसगंगाधर। रसगंगाधर किसकी रचना है? तो पंडित राज जगन्नाथ की है। और रसगंगाधर नामक रचना में ही इन्होंने महत्वपूर्ण परिभाषा दिया है, रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम। अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला काव्य ही काव्य है।
नेक्स्ट है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय ने रमणीयार्थ का अर्थ मन को रमाने वाला या लीन करने वाला बताया है। रस में लीन मन आनंद से व्याप्त हो जाता है। क्लास 40 मिनट के ऊपर हो चुकी है। नेक्स्ट कल के क्लास में पढ़ेंगे। यह बहुत बड़ा PDF है जो 2023 BPSC के लिए रामबाण साबित होगा। काव्य शास्त्र मात्र 5 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।